वहां पे हो ही नहीं सकती। ठीक है महिपाल मेला, बावजूद इसके कि आपकी 4 सीटें विधानसभा में, आपकी 1 लोकसभा में सीट, उसके बावजूद भाजपा भी और कांग्रेस भी है, आपको अभी तक आपका गठबंधन था, उस अवधि को छोड़ दीजिए, वोट काट चुनाव में जब भी आप जाते हैं तब की बात कर रहा हूँ, आपको वोट काटने वाली पार्टी ही मानते हुए आए हैं। सर इस चुनाव में भी यही कहा जा रहा है। जेपी जी, भाजपा और कांग्रेस तो दोनों कहेंगे, पूरे देश का इतिहास उठा के देख लीजिएगा। आम आदमी पार्टी का उदय हुआ, वोट कटाऊ कहा गया इन्हीं दोनों पार्टियों के द्वारा। सपा बसपा का उदय हुआ, इन्हीं पार्टियों के द्वारा वोट कटाऊ कहा गया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का उदय हुआ, इन्हीं के द्वारा वोट कटाऊ कहा गया। जहां जहां क्षेत्रीय पार्टियां, हमारे पड़ोसी राज्य हरियाणा में जब इनेलो का उदय हुआ तब वोट कटाऊ कहा गया, पंजाब में अकाली दल का हुआ तब ये कहा गया। जहां जहां क्षेत्रीय दल उभरे हैं, इन दोनों राजनीतिक पार्टियों की जड़ें हिली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजस्थान में तीसरा ऑप्शन बन के कोई राजनीतिक पार्टी उभर रही है तो ये तो यही करेंगे। और राखी राठौड़ जी ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में हमारे प्रत्याशी ने अच्छा काम किया है, तो क्या कारण है कि आपका प्रत्याशी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सिंबल पे वल्लभनगर से चुनाव लड़ रहा है? ये बात हम ठीक है, अरे मैडम झाला जी की बात की सर मैंने, मैं हाँ नहीं ठीक है, अच्छी बात है। हर चुनाव, इन चुनाव में मैं देख रहा हूं हम शायद चौथी दफा उपचुनाव को लेकर आपस में तीनों ही नेता डिबेट में बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी कोरोना काल में राजस्थान में तिवारी जी की जननेता जी ने अच्छा काम किया, उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। और राखी जी राठौड़ वाली पार्टी ये कह रही है कि देश में हमने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, उससे आगे नहीं निकल पा रही है। एक्चुअली वल्लभनगर में विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे क्या काम किया और कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए वहां बताने के लिए अब तक के 3.5 साल के कार्यकाल में क्या किया। चुनाव तो इस पे होना चाहिए। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हर बार यही सवाल पूछा जाता है कि हम आपको क्यों वोट दें। तो पिछले काफी लंबे समय से बात वल्लभनगर की करें तो कहने को तो लोकतंत्र में यह है कि जनता मालिक होती है और नेता नौकर होते हैं, पर वहां की स्थिति ऐसी है कि वहां जितने भी जो नेता चुनाव जीत के आए हैं अब से पहले तक के, वो सारे बड़े घरों के नेता हैं। और आज भी जनता चप्पल खोल के उनके घरों में प्रवेश करती है। वो सोफा में बैठते हैं तो उनको नीचे बैठाया जाता है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनता के बीच का उन्हीं जैसा कोई नेता जो प्रत्याशी बन के आया और चुनाव में फाइट में है, उसके प्रति वल्लभनगर की जनता जो उम्मीद देख रही है और चुनाव का जो माहौल है, मैं ये नहीं कहता ये सवाल ये उठाते हैं, ये दोनों पार्टियां ये भी सवाल उठाती हैं कि वल्लभनगर में चूंकि आपको इस तरह का अवसर दिखा तो आपने वहां पे अपना आदमी उतार दिया, दारियावद में आपको इस तरह का अवसर नहीं मिला तो आपने वहां पर पार्टी प्रत्याशी नहीं उतारा। से कौन चुकना चाहता है? 2018 में 17 लोगों को कांग्रेस पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जिनकी टिकटें काटी थी उनको आधा घंटा पहले ज्वाइन करवा के और अपना सिंबल थमा दिया था। 19 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, कांग्रेस की जिनकी टिकट काटी उनको सिंबल थमा दिया था। कौन सी दुहाई दे रहे हैं कांग्रेस और भाजपा के नेता? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो मान लिया कि नई पार्टी है, आपके पास कमजोर उम्मीदवार है। हर आदमी ये चाहता है कि हमारे पास कोई मजबूत उम्मीदवार मिले और हमारे यहाँ उदयलाल जी डांगी मजबूत उम्मीदवार थे। सारी राजनीतिक पार्टी। ठीक है मेला जी। तिवारी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे राखी राठौड़ मैडम की बात पर, अब अपनी बात भी बोलिएगा, लेकिन मुझे ये भी बताइए कि मैसेज को लेकर ये अनुमान कि राजस्थान में अगर जहां आप सत्ता में हैं, भाजपा को जहां आप सत्ता में हैं, वहां अगर उपचुनाव में भाजपा 2 सीटें हार जाती है तो देश भर में मैसेज जाएगा कि भाजपा के पांव उखड़ गए और महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उखड़ गए। ये अगर इस तरह का मैसेज पूरे देश में जाता है तो अगर कहीं आपको हार का स्वाद चखना पड़ गया तो मैसेज क्या जाएगा, इसकी भी चिंता है ना? देखो जेपी शर्मा साहब, वल्लभनगर में तो आप जो कुछ कह रहे हो चौथे नंबर पे लड़ाई लड़ रही है। आपने अभी प्रश्न किया था तो मैं कह रहा हूं चौथे नंबर पर ही है इनके झाला साहब। अच्छा। अरे गुलाब चंद जी कटारिया हमारे नेता तो नहीं है। गुलाब चंद जी कटारिया किसी को टेलीफोन पे कह रहे हैं कि भाई मैंने तो बहुत कोशिश करी डांगी को दिलाने की। अच्छा। लेकिन वो जेपी, वो कौन सा सीपी जोशी जी के खास है, उनके बिजनेस पार्टनर है। आप बताओ, जब भारतीय जनता पार्टी की फूट चाहे धरियावद सीट हो चाहे वल्लभनगर सीट हो, इनके सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं तो ये तो चौथे नंबर की लड़ाई है। हमारे कांग्रेस की प्रीति शक्तावत अपने पति के अधूरे कामों को पूरा करेगी। अपने ससुर जो 6 बार वहां के वल्लभनगर से जीत करके गए, वो जो मंत्री रहे उनके काम पूरे करेगी। और पूरे देश में मैसेज आएगा कि राजस्थान की दोनों सीटें यूपी में आने वाले समय पे चुनाव है। छोड़िए ना, ये महंगाई का जो मुद्दा है। तिवारी साहब क्यों यूपी में जा रहे हैं? महिला साहब, आपकी नेता प्रियंका गांधी वहां
आपकी जमानत नेता से- प्रियंका गांधी वहां जमानत सपोर्ट बचाने कर्ज के माफी लिए की बात एक करती मिनट है तिवारी जी। और मैं यहाँ मेहरा साहब 3 आपको साल हो एक गए नाम न देता हूं तत्कालीन कि राष्ट्रीय आपके अध्यक्ष कह के उम्मीदवार गए थे को कर्ज माफी पे जमानत सर, बचाने के लिए सर, वोट झूठ मिल की जाए। हद होती है देश में तिवारी जो साहब, अरे तिवारी साहब सुनिए ना, आपकी नेता यूपी में कर्ज माफी की बात करती है, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप इस पे कोई बात करेंगे क्या? रोजाना बहस होती है इसके ऊपर। अब इसको छोड़िए, अब एक मिनट अवधेश ठाकुर दिया, मुझे बताइए, समय बहुत कम बचा है। 2 सीटों से 200 सीटों में लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये चावल कितने पके हुए हैं, इसको देखना, ये बात कहाँ तक तार्किक लगती है। और ख़ास तौर पर इस बात को तो मद्देनज़र रखा जाना चाहिए कि चुनाव होने से पहले तक भले ही इसका महत्व नहीं हो, चुनाव होने से पहले तक जीत हार फैक्टर ये वो मुद्दे फला ढिमका सिंपैथी और सब कुछ है। चुनाव हो जाने के बाद परिणाम महत्वपूर्ण होगा, तब तो निश्चित तौर पर मैसेज का ही महत्व होगा ना, प्रदेश में भी और प्रदेश के बाहर भी। अवधेश को दिया। बिल्कुल जेपी जी, देखिए इसको ये कहना कि ये पूरे राजस्थान का रेफरेंडम दो सीटों से निकल के आ जाएगा, पूरी 200 सीटों पर जनता का क्या मूड है ये पता लग जाएगा, मेरे हिसाब से ऐसा कहना उचित नहीं है। लेकिन ये पूरा के पूरा जो 2 सीटों का चुनाव है, इसका जो नतीजा आएगा उससे निश्चित रूप से एक जो परसेप्शन बनता है, एक जो मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है, वो जरूर इससे जाएगा। आप उदाहरण देख लीजिए, पिछले जितने भी उपचुनाव हुए हैं जो सरकार के आधे कार्यकाल के बाद हुए हैं, जैसे आप देख लीजिए 2018 में 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, तीनों को भारतीय जनता पार्टी हारी थी। तो तभी से ये परसेप्शन बन गया था कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार रही है, हारने वाली है। तो इस तरह से परसेप्शन बनाने में ये 2 विधानसभा की सीटों का जो नतीजा आएगा वो निश्चित रूप से एक परसेप्शन बनेगा, और जो जिसके पक्ष में आएगा वो पॉलिटिकल पार्टी इसको बनाने का प्रयास करेगी। ठीक है, राखी राठौड़ मैडम, विश्लेषक ये भी कहते हैं कि सरकार में चूंकि कांग्रेस है तो चुनाव प्रचार में भी इस वक्त जो चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें भी उनको बताने के लिए उनके पास है, आश्वासन देने के लिए उनके पास उनकी वो इस क्षमता में है कि आश्वासन दे सकते हैं, लोगों को उनकी बातों पर भरोसा होगा। आपके पास सिर्फ मुद्दे हैं और कांग्रेस उन मुद्दों के जवाब में वो मुद्दे फेंक रही है, उन मुद्दों के तीर फेंक रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त व्यापे हुए हैं। ऐसे में बहुत टफ स्थिति नहीं है क्या आपकी? देखिए जेपी शर्मा जी, जिस तरह के वादे मुख्यमंत्री जी ने आज सभा के अंदर भी कहे, वो वादे कोई मूल्य नहीं रखते, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि दिल्ली के अंदर अभी गए तो सोनिया गांधी जी ने 2 दिन तक उनको टाइम नहीं दिया मिलने का, और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की सीट मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद ही अस्थिर है, जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार का काम होगा वैसे ही कुर्सी अस्थिर हो जाएगी। तो जनता जानती है कि टेम्पररी, और इसी प्रॉब्लम के चक्कर में, इसी बौखलाहट के चक्कर में आज मुख्यमंत्री जाकर के वहां पे चुनावी सभा कर रहे हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने राज किया है 2.5 साल के अंदर, एक अनस्टेबिलिटी के साथ तिवारी जी बहुत संक्षेप में बोलिएगा। पूरी बहुत संक्षेप में भारतीय बोलिएगा। जनता पार्टी में ये राखी राठौड़ की अतिथि नहीं है, इनको तो घर बैठे सपने आ रहे हैं कि सरकार चलिए, गई समय और हो हम गया। जीते। समय हो गया, दिलचस्प बात है सरकार 5 कि साल राखी राठौड़ जी कांग्रेस के, राखी राठौड़ जी की पार्टी कांग्रेस के नेताओं के कद नापती है, और कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े कद का नेता कौन है इसको नाप रही है। फिलहाल 2 तारीख पर सत्ता जब है। बहुत शुक्रिया आप सभी का शामिल होने के लिए।